हाँ, तो देखिए आज हम लोग को देखना इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैं आपको ये बता रहा था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब क्रमबद्ध प्रोसेस, जिसमें हम पहले किसी प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक, फिर उसके प्राइस को इंक्रीज करें, सेल करें। तो इसमें सब कुछ हमें देखना होता है कि उसका प्रोक्योरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक। उसके बाद उसका स्टोरिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं, उसकी सेलिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैनेज करना पड़ता है। साथ ही साथ ये देखना पड़ता है कि अपने इंड कंज्यूमर को हम टाइम से और ईज ईज मतलब आसानी से प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें ये देखना होता है कि अपने कस्टमर्स को या इंड कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट हम समय से और आसानी से उपलब्ध करा सकें। ये चीज हमें समझना होता है किसमें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसलिए बोला गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है फॉर प्रोक्योरिंग यानी बाइंग मतलब खरीदना, स्टोरिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, स्टोर करना, और सेलिंग मतलब सेल करना, बेचना, आर इन्वेंट्री टू द सप्लायर एंड आर इंड कंज्यूमर विथ ईज एंड ऑन टाइम, यानी आसानी से और समय से। देखो, हर बिजनेस को इस चीज की जानने की जरूरत होती है, व्हेन टू ऑर्डर, ऑर्डर कब दिया जाए। हर बिजनेस को ये जानने की जरूरत होती है कि ऑर्डर हमारा कब दिया जाए। दूसरी बात, हाउ मच स्टॉक क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, स्टॉक क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर दिया जाए। हर बिजनेस को नीड होती है कि हम ऑर्डर कब दें और कितनी क्वांटिटी में दें। व्हेन टू रीऑर्डर द स्टॉक, हम स्टॉक को रीऑर्डर कब करें। हमने कल एग्जांपल आपको बताया था इस कप का कि अगर इस कप की खपत डेली 10 पीस हम कब सेल कर रहे हैं, तो और हमें ये पता है कि कप हमारे सप्लायर के यहाँ से आने में 10 दिन का टाइम लगेगा, तो हमें रीऑर्डर कब करना चाहिए, जब हमारे पास 100 पीस का बैलेंस हो तब। अगर डेली 10 पीस सेल कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर हमारे पास आने आएगा, तो ऐसा मानकर हमारे पास जब 100 पीस स्टॉक में बचा हो तभी हमें रीऑर्डर कर देना चाहिए। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितना स्टॉक का बैलेंस है, हमारे पास बफर स्टॉक कितना है, जिसके पहले में स्टॉक में ऑर्डर देना। कितना स्टॉक हमारे पास बचा हो तभी हमें ऑर्डर प्लेस कर देना हो, ये हमको बताता है रीऑर्डर द स्टॉक। वेयर टू स्टॉक, स्टोर द स्टॉक, स्टॉक को हम स्टोर कहाँ करें, ये भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है। हाउ टू ट्रैक द एक्सपायरी डिटेल ऑफ द स्टॉक, हम ये कैसे ट्रैक कर पाए कि हमारा कौन सा स्टॉक कब एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो गया, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, शून्य, जीरो। एक्सपायर होने के बाद उसको हम सेल नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये ट्रैक करना पड़ता है कि हमारा कौन सा स्टॉक कब एक्सपायर होने वाला है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक्सपायर होने से पहले उसको हम सेल कर दें। बात समझ में आया? मान लो हमारी दवा की दुकान है, हमें ये पता है कि ये दवा हमारा जो है जून में एक्सपायर होने वाला है, ठीक, हमें पता है कि जून में एक्सपायर होने वाला है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अप्रैल और मई में उसको हम सेल कर दें, क्योंकि जैसे जून लगेगा तुरंत फिर उसको कोई खरीदने वाला नहीं। फिर हाउ टू नो द एज वाइज डिटेल ऑफ द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का एज हमको पता करना, एज मतलब उम्र। तो इन्वेंट्री का उम्र का मतलब कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो एक लंबे समय से हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, वही उसका एज हुआ। अगर ये कप हमारे दुकान में 2 साल से पड़ा हुआ, इसको कोई खरीदने वाला नहीं हुआ, तो इस कप की एज कितनी हो गई, 2 साल, 24 मंथ। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिनकी एज ज्यादा है उनको समय से पहले सेल कर दिया जाए, ठीक। या तो ऐसे केसेस में कंपनियां क्या करती हैं, ऐसे केस में ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत पहले से पड़े हुए हैं हमारे पास, उनको कोई खरीदने वाला नहीं है, उसको सेल में लगा दिया जाता है कि बाई वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, 25% ऑफ, इस तरीके से, जिससे उस किसी तरह से क्या हो जाए, सेल हो जाए। क्योंकि कंपनियां भी ये जानती हैं कि अगर इसको हम 2 साल से सेल नहीं कर पाए, यानी इसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, अगर आने वाले 2 साल इसको और हम होल्ड कर देंगे तो फिर हमको कचड़े के भाव हटाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि 50% उसको सेल कर दिया, जिससे लॉस को कंट्रोल किया जा सके। बात समझ में आया? तो ये सब कुछ कौन सिखाता है, ये सब कुछ हमें सिखाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमको ये बताता है कि कौन सा स्टॉक एक लंबे समय से हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है,
और इस स्टॉक को हटाने की जरूरत है, नीड है। फिर लिखा है हाउ टू सप्लाई द स्टॉक एज क्विकली एज पॉसिबल टू सप्लायर्स कंज्यूमर। यानी हमें ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे कि हम क्विकली सप्लाई कर सकें, ठीक है, तेजी से अपने कस्टमर के पास प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। इसका एग्जांपल एक बता रहे हैं, मान लो कोई सप्लायर है हमारा गोरखपुर का, ठीक है, और हमारा बिजनेस यहाँ पटरौना में है। ध्यान समझना, हमारा बिजनेस पटरौना में है। अब हमारे पास जो है कोई रामकोला का कस्टमर है जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। तो हमने ये सोचा कि अगर सप्लायर से प्रोडक्ट हम अपने यहाँ मंगवाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे भेजेंगे, तो हमें इसके लिए पहले तो प्रोडक्ट हमारा वहां से आएगा, अनलोड कराना पड़ेगा, फिर दूसरी गाड़ी में लोड करा के फिर यहाँ भेजकर फिर यहाँ अनलोड कराना पड़ेगा। इससे हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा होगा, समय ज्यादा लगेगा, हमको ज्यादा चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ हमारा लोडिंग और अनलोडिंग का कॉस्ट भी ज्यादा होगा। तो ऐसी दशा में हमें डिसीजन ये लेना चाहिए कि हम अभी प्रोडक्ट को अपने यहाँ ना मंगवाएं, और डायरेक्ट हम कहाँ पे अपने कस्टमर के यहाँ उसको भेज दें। तो वही चीज बोला गया है कि हाउ टू सप्लाई द स्टॉक एज क्विकली एज पॉसिबल टू सप्लायर आर कंज्यूमर्स। यानी सप्लायर या कंज्यूमर को प्रोडक्ट अगर हमें भेजना है तो हम उसको क्विकली तेजी से भेज सकें जितना संभव हो। फिर उसने बात व्हेन टू मैन्युफैक्चर द इन्वेंट्री। अगर हम कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है, फैक्ट्री है, तो हमें प्रोडक्ट को कब बनाना चाहिए, ये सब चीजें हमें बताता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, सप्लाइंग राइट स्टॉक एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एट राइट प्राइस। ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि हम सही स्टॉक को सही समय पर, सही स्थान पर और सही प्राइस में सप्लाई कर सकें। ये बिजनेस में डिसीजंस लेने बहुत ही जरूरी होते हैं। बात समझ में आया? हम एक सही स्टॉक को सही समय से सही प्लेस पर और सही प्राइस में सप्लाई कर सकें, ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यह क्या है, यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, और टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, टिपिकल है। इफ वी हैव दिस डिटेल एट आवर फिंगर टिप्स, ठीक है, यानी अगर ये सब डिटेल्स हमारी उंगलियों पर होने का मतलब आसानी से हम जान सकें कि हमको कब कौन सा प्रोडक्ट किसको कितने पैसे में सप्लाई करना है, अगर ये सब हम आसानी से जान सकें, फिंगर टिप्स का मतलब क्या है, उंगलियों पर, उंगलियों का मतलब बहुत ही इजली आसानी तरीके से जान सकें, देन द बिजनेस विल फ्लोरिश एंड अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस हमारा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा। In Teleprime, we have provided a powerful inventory and order management system to help the business in simplifying the inventory process with its powerful features। यानी टेली प्राइम में कुछ ऐसे पावरफुल फीचर्स दे रखे हैं ऑर्डर मैनेजमेंट के अंतर्गत, जिसमें ये सारी चीजों की हमें जानकारी मिल जाएगी कि हमें किस स्टॉक को किस समय पर किस प्लेस से किस प्राइस पर सप्लाई करना चाहिए, या किस स्टॉक को किस टाइम पर किस प्लेस से कहां से परचेज करना चाहिए। ये सब कुछ हम आसानी से जान सकते हैं। फिर लिखा है मेंटेनिंग बैच वाइज डिटेल टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो खाद्य पदार्थ है, उनको बोला था पेरिसेबल गुड्स, जिनकी एक सेल्फ लाइफ है, जो एक निश्चित समय में क्या है, एक्सपायर होने वाले हैं, उनको पेरिसेबल गुड्स कहा जाता है। तो वही बोला जा रहा है मेंटेनिंग बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल फीचर को मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं पेरिसेबल गुड्स के मूवमेंट को इन बैचेज, बैचेज में आर लॉट्स, लॉट्स में, विच हेल्प ऑन टाइम इराडिकेशन ऑफ एक्सपायर्ड स्टॉक आइटम। यानी ये हमारे क्या है, जो एक्सपायर्ड स्टॉक आइटम है उसको हम ट्रैक करने में हेल्प करता है, ट्रैकिंग। हाँ, इसका मतलब होता है कि हमारे स्टॉक आइटम को हम ट्रैक कर सकें कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है। बात समझ में आया? पेरिसेबल गुड्स मतलब खाने पीने की चीजें। जैसे देखो कुछ प्रोडक्ट की एक लाइफ है, जैसे मान लो आटा, आटा को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, क्यों, दवाओं की चीज हो गई,
ब्रेड हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इस तरह के जितने प्रोडक्ट हैं उनको हम एक लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। ये कप है, इसको हम 2-3 साल स्टोर करके रखे रहे, इसकी सेहत पे कोई खराबी नहीं आएगी। क्यों? ये एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये मोबाइल फोन हम स्टोर करके रखेंगे, एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, बस इसमें एक ही रिस्क रहता है कि हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल दे ना, हो सकता है पतंजलि का 6G आ जाए, 7G आ जाए, तब ये सब प्रोडक्ट यूज में ना आए। ऐसा पॉसिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। बाकी प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला नहीं है। ये मॉनिटर हमारा एक्सपायर होने वाला नहीं है, ये एक्सपायर होने वाला नहीं है। बस में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सपायर होने वाली हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को ट्रैक करना कि एक्सपायर होने से पहले हम उनको सेल कर सकें, जिससे सेलिंग में कोई लॉस ना हो। उसके बाद है डिफाइनिंग प्राइस लेबल, हमें अलग अलग लोगों के लिए प्राइस लेबल बनाना। जैसे हमने ये अनुभव किया कि हमारे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो आते हैं, पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं। ऐसे कस्टमर हमारे कहलाते हैं कैश के कस्टमर। इनको हम नाम दे सकते हैं कैश कस्टमर। जो आया, पैसा दिया, सामान लेके गया। उनको हमें रेट अच्छा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको रेट बेहतर नहीं देंगे तो हो सकता है कि जब उनको नगद देकर लेना तो कहीं और जाके ले लें। लेकिन हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो क्रेडिट पर लेकर जाते हैं, जो आज लेकर जाएंगे और 1 महीने के भीतर उसका पेमेंट करेंगे। उनको हम थोड़ा सा अगर रेट बढ़ा कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं। रेट बढ़ा के देंगे तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमारा पैसा 1 महीने तक फंस रहा है तो उस पैसे का इंटरेस्ट हमें प्रॉफिट के रूप में कन्वर्ट होके मिल जाए। बस में है ना। तो बिजनेस से बहुत प्रकार के दाव पेच होते हैं कि जो उधार सामान लेके जा रहा है उसका दाम थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो नगद लेके जा रहा है उसको दाम बेहतर दीजिए, अच्छा दीजिए, जिससे वो अधिक से अधिक प्रोडक्ट को लेकर जाए। बात समझ में आ रहा ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। फिर है डिफाइनिंग प्राइस लेवल एट डिफरेंट लेवल लाइक होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर्स, and up-to-date price list help in decision making in an organization and quickness the sale process। ठीक है, प्राइस लिस्ट को रेगुलर अपडेट करना, अपने कस्टमर्स के आधार पर हम अलग अलग प्राइस की लिस्ट बनाना, प्राइस के लेबल्स बनाना, जिससे हम सेल प्रोसेस को तेजी से कर सके। ये सब कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोगों को आगे के लेसन में सीखने को मिलेगा। हम ये देखेंगे कि अगर कोई होलसेलर है जो ज्यादा क्वांटिटी हमसे खरीदता है तो उसको मार्जिन कम रखा जाए, उससे प्रॉफिट कम लिया जाए, जिससे वो हमसे जुड़ा। वहीं रिटेलर है तो उसको थोड़ा सा दाम बढ़ा के भी दिया जा सकता है। कोई कंज्यूमर है तो उसको और ज्यादा रेट पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो होलसेलर्स है उनको अच्छे रेट पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराना चाहिए। फिर है मैनेज ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री, स्टोरेज एंड ट्रांजेक्शन फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल गोडाउन और लोकेशन, कैबिनेट्स, रैक्स, बिन्स यूज्ड इन आवर बिजनेस। अलग अलग लोकेशंस हैं, कैबिनेट्स हैं, रैक्स हैं, बिन्स हैं, जिनका यूज करके हम प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। इन सबको ट्रैक करना। उसके बाद ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट हेल्प इन एनालाइजिंग द रनिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइटम बीइंग ट्रैक थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, परचेज एंड सो ऑन। यानी हम आइटम की कॉस्ट को ट्रैक कर सकें, आइटम की कॉस्ट को ट्रैक कर सकें, जिससे हम उसकी रनिंग कॉस्ट जान सकें और प्रॉफिट को भी जान सकें। ठीक है, ध्यान समझो। कोई प्रोडक्ट है, उसकी 10 क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं। ठीक है, कितने में? 100 रुपए। 10 क्वांटिटी हमने कितने में खरीदा? 100 रुपए में। तो इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। लेकिन अगर सपोज करो इस प्रोडक्ट को लाने के लिए, अगर इस प्रोडक्ट को लाने के लिए 20 रुपए हमने फ्रेट पे किया, 20 रुपए फ्रेट पे किया, तो ये फ्रेट भी तो इसमें आके जुड़ना चाहिए। तो अब इसकी रियल कॉस्ट हमारे लिए क्या होगी? क्या होगी? इस आइटम की रियल कॉस्ट क्या होगी? 12 रुपए। क्योंकि 120 रुपए में हमारा 10 प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 12 रुपए। तो ये इसी को बोलते हैं रनिंग कॉस्ट। ये उसकी 100 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट थी,
और 20 रुपए बढ़ गया, 120 रुपए उसकी रनिंग कॉस्ट हो गई। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 रुपए जो उसका प्राइस था, उसका जो है उसका मेन प्राइस था, कॉस्ट था उसका, और ये रनिंग कॉस्ट क्या हो गया, 12 रुपए। 2 रुपए किस लिए बढ़ गया, फ्रेट और पैकिंग या कोई अन्य खर्चों की वजह से। इट प्रोवाइड रिपोर्ट्स लाइक एजिंग एनालिसिस, इन्वेंटरी रीऑर्डर स्टेटस, गोडाउन समरी, स्टॉक समरी, मोमेंट एनालिसिस एंड सो ऑन विथ रियल टाइम डेट। हम रियल टाइम डेट के आधार पर ये सारा चीज एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद, with the help of these features in Tally Prime, we can easily keep track of our inventory, like how much inventory is with us, कितने इन्वेंट्री हैं जो हमारे साथ अभी पड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। व्हाट इज द एज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की एज कितनी है, एज का मतलब वो कितना पुराने हैं, एज का मतलब पुराने कितने हैं वो। व्हेन टू प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर कब देना चाहिए। विच बैच आर लॉट इन्वेंट्री टू बी सोल्ड फर्स्ट, हमें किस इन्वेंट्री से, किस बैच से, किस लॉट से फर्स्ट में पहले सेल करना चाहिए। एंड व्हाट इज द प्राइस टू बी चार्ज टू डिफरेंट लेवल ऑफ बायर्स। ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी इजिली अवेलेबल इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में ये सब कुछ अवेलेबल होगा अगर इन्वेंट्री को हम बेहतर तरीके से मैनेज करें तब। अब इन्वेंट्री को मैनेज करते समय कुछ हमारे सामने टर्म्स आएंगे। सबसे पहला टर्म जो आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या आप जानते हैं, जिन प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, जिन प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिन प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिन प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो सब हमारे वो सारे हमारे स्टॉक आइटम कहलाते हैं। लिखा है इट इज द फिजिकल स्टॉक दैट इज केप्ट इन द गोडाउन, जो गोडाउन में रखा गया है। एंड स्टोर फॉर सेल, जिसको हमने सेल करने के लिए रखा है, ठीक है। एंड इट कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी, जिसको क्वांटिटी के साथ मेजर किया जा सके। व्हेन वी परचेज द स्टॉक आइटम, द क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टॉक आइटम इंक्रीज, जब हम खरीदते हैं तो इंक्रीज होता है। एंड वाइल मेकिंग ए सेल, द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक आइटम डिक्रीज, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो स्टॉक आइटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। इन्वेंट्री इज द टाइपिकली ब्रोकन डाउन इनटू 3 कैटेगरी। इन्वेंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है रॉ मटेरियल्स। आप जानते हैं रॉ मटेरियल क्या है, ऐसे प्रोडक्ट जिनको यूज करके हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रॉ मटेरियल्स हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे प्रोडक्ट जो ना तो फिनिश गुड्स हैं ना तो रॉ मटेरियल्स हैं, वो वर्क इन प्रोग्रेस हैं, सॉरी प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस है। उसके बाद है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, जिनको हमने बनाकर रेडी कर दिया, सेल करने के लिए बिल्कुल लगा दिया है, वो हमारे रेडी प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल ऐसे प्रोडक्ट ना जो जिनके माध्यम से हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो लिखा है इंक्लूड मटेरियल इंटेंडेड टू कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे मान लो हमारी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, हम टी शर्ट बनाते हैं सपोज करो, तो वो कपड़े जो हम खरीद कर लाते हैं टी शर्ट बनाने के लिए, वो कपड़े हमारे रॉ मटेरियल हैं। अब हर समय कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो मशीन में लगे हैं, जिनकी कटिंग हो गई है, जिनकी सिलाई हो रही है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे होंगे, वो हमारे वर्क इन प्रोसेस हैं। और फिनिश गुड्स में ऐसे कपड़े हैं जो बिल्कुल रेडी कर लिए हमने टी शर्ट सेल करने के लिए, वो हमारे फिनिश गुड्स हैं। कोमल एंड राधिका स्टैंड अप, खड़े जाओ, अंधेरे में भी हमको दिखता है। के बाद है गोडाउन। गोडाउन आप जानते हैं जहां प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं वो गोडाउन है। एसक्यू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। लिखा है इट इज द यूनिट कोड असाइंड टू द प्रोडक्ट और सर्विस फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। दिस कोड वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। एसक्यू क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से कोड देता है, अपनी तरफ से प्रोडक्ट को एक कोड दे दिया ना। जैसे मान लो कपड़े की दुकान वाले हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल नंबर डाल दिया, आर्टिकल नंबर 105, आर्टिकल नंबर 106, 107, 1010, ऐसे कोड दे दिया जिससे उस आइटम की पहचान हो सके। ठीक है, आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं, आप हमने एक 4 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, वही आपका कोड है, उसी से हम आपकी पहचान करते हैं। राधिका नाम से बहुत सारे बच्चे हैं,
अब कैसे पता चलेगा कि ये हमारे बैच में पढ़ने वाली राधिका कौन है? उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हम ट्रैक कर पाते हैं ना। उसी तरह आइटम के केस में अगर देखा जाए, प्रोडक्ट में देखा जाए, प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट कोड देते हैं लोग। प्रोडक्ट कोड से उसकी पहचान होती है। ये हर कंपनी अपने हिसाब से एनालाइज करके रखती। उसके बाद है रीऑर्डर लेबल, सॉरी ये सेफ्टी स्टॉक। इट इज आल्सो कॉल्ड बफर स्टॉक। इट इज द स्टॉक दैट इज केप्ट फॉर बिजनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड द शॉर्टफॉल ऑफ गुड्स स्टॉक। यानी अगर कभी शॉर्टफॉल हो, शॉर्टफॉल मतलब होने का मतलब कभी 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 क्या होता है, कभी कभी किसी किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध ही नहीं होता, वो कंडीशन कहलाती है शॉर्टफॉल। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर हम सप्लायर को ये कहें कि भैया हम पैसा भेज रहे हैं, हमको प्रोडक्ट दे दीजिए, तो कहेगा भैया अभी नहीं दे पाएंगे, कम से कम 1 महीना आप शांत रहिए, 1 महीना बाद आपको हम दे पाएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। कंपनी से इतना बनता है लेकिन उसकी खपत मार्केट में बहुत ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में हमें कुछ बफर स्टॉक लेके चलना पड़ता है, जिससे जब फॉल शॉर्ट फॉल की कंडीशन आए, उस बफर स्टॉक को यूज करके हम मार्केट में सेल कर सके। वो हमारा कहलाता है रिजर्व स्टॉक, वो हमारा कहलाता है बफर स्टॉक। उसी को बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। ऐसे स्टॉक जिसको हमने गोडाउन में अपने रखा है, स्टोर करके रखा है। कब रखा है? कि अगर मार्केट में क्राइसिस आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो हम उसको निकाल कर सेल कर सके, वो हमारा कराता है बफर स्टॉक, या उसी को हम सेफ्टी स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। रीऑर्डर लेबल, इट इज द इन्वेंट्री लेबल एट विच द कंपनी हैज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्टॉक आइटम। यानी वह लेबल जिस पर कंपनी को ऑर्डर प्लेस करना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रीऑर्डर लेबल। यानी रीऑर्डर लेबल वह लेबल है जहां पे हमें ऑर्डर प्लेस करना जरूरी हो जाता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ ए रीऑर्डर लेबल अराइज फ्रॉम ए नीड टू हैव सफिशिएंट स्टॉक टू सर्विस कस्टमर ऑर्डर एंड एट द सेम टाइम नॉट टू हैव अननेसेसरी हाई स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल की जरूरत हमें वहां पे पड़ती है जब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अननेसेसरी ढेर सारा स्टॉक भी इकट्ठा ना हो, और इतना स्टॉक रहे कि हम कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल कर सके, हमारे काउंटर से कोई कस्टमर वापस ना जाए। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रीऑर्डर लेवल को जानने। प्राइस लिस्ट, इट इज द लिस्ट ऑफ आइटम मेंटेन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन along with their price detail। ठीक है, इट इज जनरली used by the organization that deal in multiple product। ऐसे आइटम के साथ होता है जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करते हैं। प्राइस लिस्ट आर मेंटेन इन वेरियस स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बायर्स, कंज्यूमर, होलसेलर्स, डीलर, रिटेलर। इट इज स्ट्रक्चर्ड बेस्ड on the classification of buyer and is referred to at the time of making sell। हमने बताया ना कि हमारे पास एक कस्टमर होलसेलर का है, दूसरा रिटेलर का है। तो अगर होलसेलर हमारे पास कोई प्रोडक्ट लेने आता है तो उसको हमें बेहतर प्राइस देना पड़ता है, जिससे होलसेलर हमसे जुड़ा रहे, उसको कम रेट में प्रोडक्ट देना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? तो ये हमारा कहलाता है प्राइस लिस्ट। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपायरी डेट। अभी नहीं टाइम हुआ, ये बैच 3 से 5 का है, तो अभी 5 बजे तक चलेगा, परेशान मत हो। जब प्रैक्टिकल नहीं है तो पढ़ो बैठ के, कौन दिक्कत है, बैठे रहो शांति से। हाँ, 5:30 नहीं, 5 बजे छोड़ देंगे, परेशान मत हो। कौन से कोचिंग जाना है? बैठे रहो चुपचाप, कहीं नहीं जाना। 4:30 बजे जाना ना, 4:30 बजे छोड़ देंगे, परेशान करें। शांत रहो, जिसको जाना है, तुम लोग कोचिंग है ना, तुम लोग बैग पैक करो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत है अटेंडेंस नंबर दो, परेशान हो नहीं। हाँ देखो, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, हम लोग को ये देखना होता है कि प्रोडक्ट हमारा बन कब रहा है और एक्सपायर कब हो रहा है, इन दोनों चीज की ट्रैकिंग करनी होती है। लिखा द मैन्युफैक्चर डेट इज द डेट ऑन विच द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। जब प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है।
एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जब प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर होता है। द एक्सपायरी डेट इज द डेट ऑन विच द गुड्स विल एक्सपायर आर हैज एक्सपायर्ड। दिस मीन्स दैट गुड्स आर नॉट इन गुड कंडीशन टू बी कंज्यूम, यानी गुड्स बेहतर कंडीशन में नहीं है इसको कंज्यूम किया जा सके। मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपायरी डेट विल बी अवेलेबल इन पेरिसेबल गुड्स लाइक फूड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, ईटीसी। यानी ये पेरिसेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट कब देखनी होती है? जब किसी ऐसे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं जैसे फूड्स हो गए, मेडिसिन हो गए, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि इनकी एक सेल्फ लाइफ है। क्यों? ये सब चीजें बनाई जाती है और एक्सपायर भी हो जाती है टाइम से, तो इनका हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ट्रैक करना होता है। अब है डेड स्टॉक। इट इज द स्टॉक दैट आर नॉट सोल्ड एंड लेन इन द गोडाउन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे स्टॉक जो एक लंबे समय से हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं, जिनको हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारे कहलाते हैं डेड स्टॉक। फिर है स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड क्या है? ये प्रैक्टिकल का टॉपिक, इसको प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे तो समझ में आएगा। वैल्यूएशन मेथड में बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। देखो एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। हाँ देखो, अप्रैल में एक प्रोडक्ट को हमने खरीदा 100 रुपए के रेट से। ध्यान से समझो। फिर हमने सेम प्रोडक्ट को मई में खरीदा, उस समय रेट इसका बढ़ गया 120 रुपए। अब हमको जून में सेल करना है, जून में सेल करना है। अब आप बताओ जून में सेल करते समय हम इसका प्राइस क्या मानकर चले? 100 रुपया कि 120 रुपया? हाँ, 120 मान के चले। बताओ, इन सबके अलग अलग लॉजिक। एक कंसेप्ट आता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो कंसेप्ट ये बताता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस सबसे लास्ट में आपको मिला है, आप उसी को मानकर चलिए। फिर दूसरा कंसेप्ट आता है एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट क्या कहता है? बोलता है कि 100 और 120 को जोड़ दो ना, हो गया 220। 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 110। अब यही 110 प्राइस आप मानकर चलेंगे। तो ये सब स्टॉक वैल्यूएशन मेथड है। ये सब क्या है? स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। क्या चीज? तो उससे ज्यादा उसको सेल ही नहीं करते, तो 100 मानकर इसको सेल करना पड़ेगा। तब वहां एवरेज कॉस्ट का टेक्निक हम लगा ही नहीं सकते, लास्ट में को 100 रुपए ज्यादा सेल ही नहीं कर सकते उसको। अगर एमआरपी उसका 100 रुपए है, तो 100 रुपए में उसको सेल करना रहेगा। बात समझ में आया? अब देखो, स्टॉक ग्रुप क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिकल किए हैं। स्टॉक कैटेगरी क्या है ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यूनिट ऑफ मेजर क्या है ये भी आप जानते हैं। सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट क्या है ये भी आप जानते हैं। सिंपल यूनिट जैसे मान लो पीसेज हो गया, बॉक्स हो गया, केजी हो गया, सब सिंपल यूनिट हो गया। कंपाउंड यूनिट मतलब 1 दर्जन इक्वल टू 12 नंबर्स, 1 दर्जन में 12 पीस, एक बैग में 25 केजी, ये हो गया कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल यूनिट, दो सिंपल यूनिट का कॉम्बिनेशन। जैसे हमने लिखा 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया कंपाउंड यूनिट। जैसे यहाँ लिखा 1 दर्जन इक्वल टू 12 नंबर्स, आप जानते हैं 1 दर्जन में 12 पीस होती है। 1 बैग इक्वल टू 25 केजी, एक बैग में 25 केजी है, ये कंपाउंड यूनिट है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये सारे हमारे क्या है? कंपाउंड यूनिट है। उसके बाद अल्टरनेट यूनिट्स आपको पढ़ाया ही गया है। ठीक है, स्टॉक आइटम आप जानते हैं, गोडाउन और लोकेशन को जानते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कल से आप लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। यहाँ बिजनेस सिनेरियो दे रखा है। श्रीदेवी इंटरनेशनल एक कंपनी है जो वॉशिंग मशीन में डील करती है, इसमें यही बताया गया है। ये एलजी और सैमसंग कंपनी के वॉशिंग मशीन को खरीदती है और बेचती है। स्टॉक बनाना है, आइटम बनाना है, कैटेगरी बनाना, नई कंपनी बनाना है। कल से इसका प्रैक्टिकल आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ये था थियरी का पार्ट। बात समझ में आ रहा ना? ये हुआ इसका थ्योरी का पार्ट। ए पप्पू सर,
सबसे लास्ट में कौन बैठा? गौड़। तनी पप्पू सर बुला लो तो। ये तुषार, ऑफिस वाला देखो छपा है नोट्स। पूछो एडवांस लेसन में प्रिंट हुआ है कि अभी बाकी है? थोड़ा हार्डवेयर रजिस्टर देख लीजिए, इसमें कुछ सिस्टम लोग बना नहीं पा रहे हैं, पढ़ाने बाद भी देख लीजिएगा।